हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LTF क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की उत्पत्ति और इंट्रोडक्शन को कवर किया था उसमें। तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट को, शिक्षा मनोविज्ञान सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए जो कहीं ना कहीं यूपी टेट और सी टेट में कहीं ना कहीं आप एक कंपलसरी सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, तो आज उसमें एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम क्या है, अधिगम। तो इस चैप्टर की बात करूं तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आपके परिभाषाओं से भी पूछ लिए जाते हैं, और कहीं ना कहीं आगे वीडियो में आपको ट्रिक और टिप्स मिलेंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो को देखना ना भूलें, ना ही इसे स्किप करें। ठीक है, क्रम से देखते जाइए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि देखो अधिगम ही क्या है। तो अधिगम शब्द है वो थोड़ा हमें जटिल मालूम पड़ता है, लेकिन इसकी जो हिंदी होती है वो क्या होती है, सीखना। बाकी ये इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अधिगम जो शब्द है वो हम बहुत कम सुनते हैं। साइकोलॉजी की भाषा का हम लोग शब्द कह सकते हैं अधिगम है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सीखना। अब देखिए साइकोलॉजी की भाषा में सीखना क्या है, तो इसमें यह लिखा गया है अधिगम के बारे में कि अधिगम या सीखना सार्वभौमिक है। तो सार्वभौमिक शब्द को समझ लेते हैं पहले कि सार्वभौमिक का मतलब यहाँ पे क्या है। तो सार्वभौमिक का मतलब है कि जरूरी नहीं है मनुष्य ही सीखता है। क्या जरूरी नहीं है कि मनुष्य ही सीखता है, सीखने की प्रक्रिया में जानवर भी शामिल हैं, है ना। जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे ही सीखते हैं। तो यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं, सार्वभौमिक से मतलब है कि सभी जीव और जंतु सीखते हैं। ठीक है, आगे जो बात है वो ये है, सार्वभौमिक रूप से निरंतर चलने वाली मानसिक प्रक्रिया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बताओ सीखना कैसी प्रक्रिया है, तो कैसी है, मानसिक प्रक्रिया है और निरंतर चलने वाली, यानी कि रुकती नहीं है। यह मनुष्य के जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी कि जब तक मनुष्य में जान है तब तक उसका सीखना चलेगा। यानी कि बूम बूम टू टॉम्ब चलती है, यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक। इस प्रक्रिया की गति मंद या तीव्र हो सकती है। सीखना मतलब तेज हो सकता है या धीमे हो सकता है, लेकिन इसमें कभी विराम और अस्थिरता नहीं आती, यानी कि सीखना कभी रुकता नहीं है। जैसे आपका समय चलता रहता है प्रत्येक सेकंड, मिनट, घंटे, वैसे ही आपका सीखना भी चलता रहता है। न ही इसका कोई निश्चित स्थान बस समय है। तो देखिए ये भी बहुत गजब की बात है ना। कुछ लोग क्या हमेशा कंसीडर करते हैं, वो करते हैं कि सीखना कहीं ना कहीं स्कूल में होगा, कोचिंग में होगा, है ना, ट्यूशन क्लासेस में होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीखना हर पल चलता है। जब बच्चा स्कूल से घर जाता है जिस गाड़ी में बैठ के, तो उस गाड़ी में भी वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है ना। गाड़ी से उतर के जब पैदल वो अपने घर जाता है तब भी वो सीखता है। अगर जैसे पैदल वो रास्ते में जा रहा है, उसे कहीं ना कहीं किसी पत्थर से या वृक्ष से जब चोट लगती है तो उसे सीख मिलती है कि हमें ज़मीन पर देख के चलना चाहिए, नहीं तो पैर में चोट लग जाएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं सीखना है। अब इसमें एक नोट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसमें लिखा हुआ है मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखना से तात्पर्य व्यवहार में स्थायी परिवर्तन से है। तो इसका मतलब ये है कि मनोविज्ञान सीखना उसे ही मानता है जिसके द्वारा तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन हो। और परिवर्तन कैसा, स्थायी परिवर्तन। आपने कुछ भी सीखा हो लेकिन आपके अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मनोवैज्ञानिक भाषा में आपने कुछ सीखा नहीं है। सीखने के बाद अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो आपने कुछ ना कुछ सीखा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अगली स्लाइड है, यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं परिभाषाएं। और अधिगम की परिभाषाएं प्रत्येक यूपी टेट में हम कह सकते हैं पूछी जाती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और यही तुम्हें सारी परिभाषाएं रखी मिलेंगी। तो इन्हें ट्रिक के साथ बिल्कुल कंप्लीट करेंगे और कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो जैसा अपने चैनल का स्लोगन है, लर्न टुगेदर टू लीड टुमारो, तो साथ साथ सीख रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, है ना। और कभी भी भूल नहीं पाओगे, तो ऐसी ट्रिक देने वाले हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो किसकी है, जो परिभाषा है अधिगम की, वो है क्रो व क्रो की। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है सीखना अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना है। सीखना क्या है, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना। तो सबसे पहले इसमें जो कठिन वर्ड है वो क्या है, अभिवृत्ति। तो इसे समझ लेते हैं, अभिवृत्ति क्या होता है। देखो, अभिवृत्ति का दूसरा नाम होता है दृष्टिकोण। क्या होता है, दृष्टिकोण।
अभी भी नहीं समझ पाए हो तो इसका एक और नाम है, इसका नाम है क्या, नजरिया। नजरिया, है ना। कह देते हैं लोग बाग कि आपके देखने का नज़रिया कुछ अलग हो सकता है, हमारे देखने का नज़रिया कुछ अलग हो सकता है, तो वही है अभिवृत्ति है ना। तो अब बात करते हैं ट्रिक की। देखो भाई, ट्रिक क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कौन है, ये है एक कौआ। तो कौए को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रो, ठीक है। तो क्रो को आप चाहे जितना ज्ञान दे दो, चाहे वो जितना ज्ञान अर्जन कर ले, लेकिन उसकी अभिवृत्ति कभी चेंज नहीं होती है, उसका दृष्टिकोण चेंज नहीं होता है, उसका नज़रिया चेंज नहीं होता है। उसे करना ही क्या है, वो आप जानते हो, कहाँ बैठेगा जाके, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या ट्रिक बना लें, कौआ को चाहे जितना ज्ञान, कौआ चाहे जितना ज्ञान अर्जित कर ले, लेकिन उसकी अभिवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे राइटिंग आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, है ना। जो बोल रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा होगा, इतना अभी अनुभव नहीं है ना, और पेन टेप से लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है। तो देखो, कौआ चाहे जितना ज्ञान अर्जित कर ले, लेकिन उसकी अभिवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसमें तीनों शब्द आए हैं, ज्ञान आया है, अर्जन आया है। देखो, ये आया ज्ञान, ये आया अर्जित करना, लेकिन उसकी अभिवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये शब्द आपको डेफिनेशन में रखे हुए मिलेंगे और आप तुरंत टिक कर देंगे OMR पे, क्या, क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट कुछ परिभाषा है, गेट्स व अन्य, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा आया व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। गेट्स महोदय क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा आया व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो इन मोहतरमा को देखिए, ये यहाँ पे क्या ले रही हैं, यहाँ पे ले रही हैं ये प्रशिक्षण, है ना। अब प्रशिक्षण के बाद इन्हें कहीं ना कहीं अनुभव हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो अनुभव होगा तो इनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन कैसा आया, देखो ये इन्हें यहाँ पे ज्ञान सिखा रही हैं कि भाई देखो ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। ये ज़्यादा ज्ञानवान बन गई हैं और इनके व्यवहार में परिवर्तन आया। परिवर्तन आया कैसे, प्रशिक्षण प्लस अनुभव से, है ना। अब जब ये ज्ञान बांटने लगेंगी तो फिर इन्हें क्या होगा, इन्हें भाई जॉब की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। फ्री में ज्ञान बांटने से कोई पैसा तो देगा नहीं, तो ये गेट पे जाके क्या बढ़ाएंगी, भीड़ बढ़ाएंगी। तो ट्रिक अपनी क्या बन जाएगी कि देखो, प्रशिक्षित और अनुभव वाले लोग कहाँ जाते हैं, कंपनियों के गेट पर जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई, जॉब के लिए जाते हैं, जॉब मिल जाए। प्रशिक्षित और अनुभव वाले व्यक्ति कहाँ जाते हैं, गेट पर। तो देखो यहाँ पे प्रशिक्षित से प्रशिक्षण मिल जाएगा आपका, अनुभव से अनुभव हो गया, है ना। और कहाँ जाएंगे, गेट पे जाएंगे। क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। तो इतनी बातों से आप कहीं ना कहीं इसको पकड़ लेंगे। तो गेट पे जाएंगे, गेट से क्या हो जाएगा, गेट्स हो जाएगा, और प्रशिक्षण और अनुभव आपका आ ही गया है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा की तरफ। तो नेक्स्ट परिभाषा है गिलफोर्ड महोदय की। उन्होंने कहा है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यानी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ऐसा व्यवहार किया कि जिसके कारण व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तो वो क्या कहलाता है, अधिगम। अब देखो, ये जो बच्ची है ना, ये जो बच्ची आपको दिख रही है, तो ये पहले कैसे हंसती थी, दांत दिखा दिखा कर हंसती थी, है ना। तो क्या हुआ इसके परिवर्तन, लोग बागों ने इसका नाम क्या रख दिया, हंसोड़ी। इसका नाम रख दिया भाई हंसोड़ी। तो जब इसका नाम हंसोड़ी रख दिया तो इसे कहीं ना कहीं शर्म महसूस हुई। तो जब शर्म महसूस हुई तो इसने क्या किया,
अब अगर ये हंसती है तो मुंह पे हाथ लगा लेती है, तो ये क्या मुंह पे हाथ लगाना क्या है, अपने दांतों को बंद कर लेती है। तो इसके व्यवहार में परिवर्तन ही तो है ये, व्यवहार में परिवर्तन। और ये परिवर्तन क्यों आया, क्योंकि उसका नाम पड़ गया था क्या, हंसोड़ी। वो ऐसा व्यवहार करती थी कि उसका नाम पड़ा हंसोड़ी, जिसके कारण उसने व्यवहार में कर लिया परिवर्तन, है ना। और हंसती कैसे थी, गाल फाड़ फाड़ के, गाल फाड़ फाड़ के। भैया गाल फाड़ फाड़ के ये लड़की हंसी, इसका नाम पड़ गया हंसोड़ी। हंसोड़ी पड़ गया तो इसके व्यवहार में आया परिवर्तन। तो इसने क्या किया, अब मुंह पे हाथ रख के हंसती है। तो गाल फाड़ फाड़ से तो हो गया तुम्हारा गिलफोर्ड, है ना। और गिलफोर्ड ने क्या किया, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। तो ये आप लोगों ने एसोसिएट कर लिया होगा, मुझे ऐसी आप लोगों से अपेक्षा है। चलते नेक्स्ट परिभाषा की तरफ। तो नेक्स्ट परिभाषा है वुडवर्थ महोदय की। उन्होंने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है। तो देखो वुडवर्थ को एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग एसोसिएट करेंगे। वुडवर्थ को तो कर लेंगे गुडवर्थ, गुड वर्थ। गुड मीन्स अच्छा, वर्थ मीन्स जन्म। जब एक गुड वर्थ होती है तो जो बच्चा की प्रतिक्रिया होती है वो कैसी होती है, एकदम चिल्लाता है, चीखे। अगर गुड वर्थ होगी तो बच्चा चिल्लाएगा, है ना। अगर वो नहीं चिल्लाया तो वो गुड वर्थ नहीं है। तो गुड वर्थ में बच्चा कैसी प्रतिक्रियाएं देता है, नवीन प्रतिक्रियाएं। हो सकता है ये देखो यहाँ पे जो नवजात शिशु है, यहाँ पे फोटो में मैंने लगाया हुआ है ना। ये जो नर्स है वो उसे प्यार और दुलार कर रही है, वो देखो पैर से ऐसे हिट कर रहा है, यहाँ पे मार रहा है। तो ऐसी बच्चे प्रतिक्रियाएं करते हैं, बच्चे बच्चे ही होते हैं, है ना। तो गुडवर्थ में क्या आ जाएगा, नवीन प्रतिक्रियाएं, नवीन प्रतिक्रियाएं। यही तो तुम्हारी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, देखिए। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, सीखने की प्रक्रिया। तो गुडवर्थ में क्या होगा, नवीन प्रतिक्रियाएं देगा बच्चा, है ना। तो आप लोगों ने ये भी सीख ली होगी। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम लोगों को पढ़ना है सीखने की विशेषताएं, कि सीखने की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। ये आप लोगों को हम अभी थोड़ी देर पहले बता के आए थे कि सीखना है वो जन्म से मृत्यु तक चलता है। तो भाई संपूर्ण जीवन उसी में तो आ जाता है, जन्म से मृत्यु तक चलता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर, वो हो सकता है इसमें से 4 विशेषताएं रख दे और एक विशेषता ना रखे, पूछ लेगा बताओ इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है सीखने की, तो ऐसे पूछ सकता है। तो आप लोगों को ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सीखना परिवर्तन है। भाई अगर आपने कुछ सीखा है तो आप में परिवर्तन होना चाहिए, मनोविज्ञान ये मानता है ना। सीखना विकास है। जब आप में कोई परिवर्तन हो रहा है तो तभी तो विकास होगा। अगर कोई चीज़ एजिट रहती है तो क्या उसमें विकास हुआ, है ना। जैसे आपका घर पहले बना हुआ था, सेम उसी कंडीशन में है, ठीक है, आप उसका कोई रिनोवेशन नहीं करवा रहे हैं, तो क्या घर का विकास हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो विकास कब होगा, जब उसमें कोई परिवर्तन होगा, चेंज होगा, ठीक है। सीखना अनुकूलन है। अनुकूलन से मतलब होता है कि चीज़ों के प्रति सामंजस्य बिठाना, है ना। वातावरण के साथ अनुकूलन करना, समाज के साथ अनुकूलन करना। तो इसलिए सीखना क्या है, अनुकूलन है। सीखना नया कार्य करना है। जब आपको ज्ञान होगा, जब आपने कुछ सीखा होगा, तभी तो आप कुछ नया कार्य कर सकते हो। आपको नई चीज़ों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है तो आप नया कार्य कर कैसे लोगे भाई, है ना। तो सीखना क्या है, नया कार्य करना है। सीखना अनुभवों का संगठन है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक समय में एक ही प्रकार की चीज़ें सीखें। हम बहुत सारे प्रकार के अनुभवों का कहीं ना कहीं अभ्यास करते हैं, और वो सारी चीज़ें जब एक संगठन में बन जाती हैं तो उसके तहत हम उससे फिर नया कार्य कर पाते हैं। तो सीखना कैसे, अनुभवों का संगठन भी है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है। भाई अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं,
तो आपका एक उद्देश्य होगा। अगर उद्देश्य नहीं है तो आप केवल थंबनेल देख के ही इस वीडियो को स्किप कर जाएंगे, आप देखेंगे कि नहीं, क्योंकि आपका इससे उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है। आपको क्वालिफाई क्या करना है, टेट और सीटेट करना है। तो आपका उद्देश्य क्या है, टेट और सीटेट को क्वालिफाई करना। इसीलिए तो तुम LTF क्लासेस का ये वीडियो देख रहे हो। तो सीखना कैसा है, उद्देश्यपूर्ण है। आप इसी उद्देश्य से तो आए हो यहाँ पे। किस उद्देश्य से, टेट और सीटेट को पास करने के लिए, है ना। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है सीखना विवेकपूर्ण है। भाई अगर सीखना विवेकपूर्ण नहीं है तो जिन लोगों के पास जानकारी नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वो भी सीख लेते। तो कहीं ना कहीं ये विवेकपूर्ण है। सीखना सक्रिय है, बिल्कुल सही बात है। सीखना सक्रिय कैसे है, सीखना सक्रिय ऐसे है कि अगर आप सीखने के दौरान निष्क्रिय हो जाएंगे तो जो पर्टिकुलर चीज़ सिखाई जा रही है वो चीज़ आप नहीं सीख पाएंगे, या सीख भी जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी। आप उतने अच्छे से नहीं सीख सकते निष्क्रिय होके जितने आप सक्रिय होके सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सीखने का मतलब ये कतई नहीं लगा लेना आप कि आप अगर निष्क्रिय रूप से सीख रहे हैं तो सीखना रुक गया, नहीं, उसकी गति मंद हो जाएगी लेकिन सीखना फिर भी जारी रहता है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है, बिल्कुल सही बात है। देखो सीखना या अधिगम व्यक्तिगत भी हो सकता है और वो सामाजिक भी हो सकता है। सामाजिक से मतलब है कि एक ग्रुप के लिए, एक कहीं ना कहीं एक समुदाय के लिए हम लोग जब सीखते हैं तो वो सामाजिक हो जाता है। 4 लोगों में बैठ के जो सीखते हैं वो सामाजिक हो जाता है। व्यक्तिगत होता है पर्टिकुलर अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो हम सीखते हैं, तो वो सीखना व्यक्तिगत होता है। सीखना वातावरण की उपज है। देखिए सीखना वातावरण की उपज है। तो ये जो बात है वातावरण की उपज, ये कहीं ना कहीं अर्जन के माध्यम में या अर्जन के हम कह सकते हैं बारे में कहीं ना कहीं सटीक बैठती है कि जो वातावरण बच्चे को प्रोवाइड कराओगे उसी वातावरण के अनुसार वो सीखता है ना। जिस प्रकार के वातावरण में आप उसे रखेंगे तो वो वहीं से उसी प्रकार का कहीं ना कहीं सीखेगा। सीखना खोज करना है। बिल्कुल, जब किसी के बारे में आप, जैसे आपको कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप कंप्यूटर के बारे में खोज कैसे कर लोगे। सबसे पहले आप लोगों को उसके बारे में सीखना होगा। जब आप सीख जाओगे तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप सीख जाओगे उनका अनुप्रयोग करोगे तो उसके बाद उन चीज़ों का फिर विश्लेषण भी करोगे। जब विश्लेषण करोगे तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों की खोज पर भी पहुंच जाओगे। तो इस प्रकार सीखना खोज करना भी है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और दशाएं। देखिए सही बात है, जो सीखना होता है, अधिगम होता है, उसे कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। प्रभावित का मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं बाधाएं पहुँचाने वाले। यानी कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप कुछ सीखना चाह रहे हैं तो उसमें बाधाएं क्या क्या चीज़ पहुँचा सकती हैं, तो वही हमारे क्या कहलाएंगे, कारक। तो सबसे पहला कारक है विषय सामग्री नहीं बोल पा रहे हैं। बहुत ही कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी कहीं ना जो टंग होती है ना वो स्लिप कर जाती है। अब ये शब्द मैं 4 बार बोलूँ फिर भी नहीं बोल पाऊँगा, तो इसे आप लोग खुद ही बोल लीजिए। तो यहाँ पे मैं सामग्री फिर से देखो गलत हो रहा है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश में बोलेंगे कंटेंट, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंटेंट। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट का कंटेंट होता है उसका स्वरूप, उसका फॉर्मेट है ना, वो कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल इजी और आसान होना चाहिए और आकर्षित होना चाहिए। सब्जेक्ट का जो स्वरूप है वो कैसे होगा, कहीं ना कहीं जो बच्चों की बुक्स वगैरह हैं उनमें स्टोरीज होनी चाहिए और जो चित्र वगैरह हैं, इमेज वगैरह हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये कहीं ना कहीं जो कंटेंट होगा वो कहीं कहीं आकर्षणपूर्ण होगा, इससे कि विषय सामग्री से प्रभावित नहीं होंगे। अगर विषय सामग्री जटिल बना दी जाएगी तो बच्चा बिल्कुल प्रभावित होगा, उसे देख के ही वो बिल्कुल नर्वस हो जाएगा कि छोड़ो ये तो हो गई पढ़ाई। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। अगर ये सही नहीं है तो प्रभावित करेगा सीखने को। बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है। भाई अगर बच्चा शरीर से या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वो कैसे सीख पाएगा। बिल्कुल ये कारक भी कहीं ना कहीं सीखने में बाधा उत्पन्न करेगा। परिपक्वता यानी कि मैचुरेट, है ना। अगर बच्चा परिपक्व नहीं है सीखने के लिए,
मेरा कहने का मतलब, अगर बच्चा पढ़ने लायक है सेकंड क्लास में और तुम उसे बैठा दे रहे हो सेवेंथ क्लास में, तो वो सेवेंथ क्लास लायक परिपक्व हुआ ही नहीं है, तो कैसे सीख पाएगा। तो कहने की परिपक्वता भी सीखने को प्रभावित करती है और यह एक कारक है सीखने को प्रभावित करने वाला। सीखने का समय व थकान, जी बिल्कुल भाई, सीखने का समय व थकान। वैसे तो सीखने का कोई निश्चित समय और निश्चित स्थान नहीं होता है, लेकिन हाँ, सीखने के समय की यहाँ पे बात की गई है कि एक ऐसा समय, जैसे आप लोग कहीं ना कहीं रात भर रेस्ट करके जब मॉर्निंग में जागते हैं तो आपका जो माइंड होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है। तो सुबह के टाइम आप जितना अच्छा सीख सकते हैं वो दोपहर के टाइम और मैं कह सकता हूँ शाम के टाइम नहीं सीख सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं क्विक नैप लेने के बाद, एक छोटी सी नींद लेने के बाद जो कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ते हैं या सीखते हैं तो वो अच्छे से सीख पाते हैं। वहीं कुछ गलत समय पे सीखेंगे, जैसे कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो टाइम आपके लिए गलत रहेगा, वो समय गलत होगा, उस टाइम आप सीख नहीं सकते हैं, ये सीखना बाधा उपलब्ध करेगा। ऐसे ही थकान होती है, आप भाई काम करके आए हैं, 4 घंटे आपने काम किया है, फावड़ा चलाया है, उसके बाद तुम सोचो कि कुछ पढ़ लें, तो भाई नहीं हो पाती है पढ़ाई, क्योंकि फिजिकली वर्क इतना हो जाता है, फिर आती है आपको नींद। तो ये चीज़ें भी प्रभावित करती हैं हमारे सीखने को। प्रेरणा, देखिए प्रेरणा को इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। और मोटिवेशन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य। अब मोटिवेशन चाहे जैसा हो, वैसे मैं तो कहूँगा अगर आंतरिक मोटिवेशन है तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, है ना। आंतरिक मोटिवेशन है तो लंबे समय तक चलेगा। वहीं बाह्य मोटिवेशन है तो ये कुछ समय के लिए होता है। अगर आप किसी को देखकर, अगर आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में किसी ने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो आपको उसको देख के तुम्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट हुए कि चलो अब तो हम भी कहीं ना कहीं यूपीएससी की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उन्हें फाड़ेंगे और हम भी कहीं ना कहीं यूपीएससी क्रैक करेंगे। तो ये मोटिवेशन तुम्हारा मुश्किल से 2 दिन ही चलेगा, तीसरे दिन मालूम पड़ जाएगा अपनी औकात को कितनी है, भाई रख दो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर तुम आंतरिक रूप से मोटिवेटेड हैं, कहाँ हमें ये करना ही है, तो वो फिर मोटिवेशन कोई ख़त्म करने वाला नहीं है। जब तक तुम उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर लोगे, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लोगे, तब तक ये तुम्हारा मोटिवेशन ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ है, तो मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया, बिल्कुल, अगर आपके टीचर्स ठीक नहीं हैं, है ना, और जो सीखने की प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपको प्रभावित करेंगी। सीखने की विधि, देखिए सीखने की विधि और प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कि सीखने की विधि में हम कह सकते हैं आगमन विधि, निगमन विधि, है ना। तो ये सारी विधियां हैं, इनके अनुसार अगर हम सीखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक पहुंचाएंगे। लेकिन सीखने की विधि अगर हमारे पास गलत होंगी तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेंगी, है ना। तो अगर किसी चीज़ को याद करना है तो उसकी जो विधि होती है वो क्या होती है? चिंतन, मनन और निधिध्यासन। क्या होती है? चिंतन, मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन, इसका मतलब ये होता है अगर आप कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ याद करना चाहते हैं। बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है कि मुझे कुछ याद नहीं होता है, तो यहाँ पे ये सूत्र भी आप मान सकते हो याद करने के लिए। सबसे पहले जो कुछ आप पढ़ रहे हो उस पर चिंतन करो, अच्छा ये चीज़ थी तो कैसे थी, इसमें ये क्यों नहीं हुआ, है ना। चिंतन के बाद उसे आप अपने मन ही मन में उसका मनन करेंगे, है ना। मनन करने के बाद उसका मतलब फिर आता है निधिध्यासन। जब आप शाम को सोने जाओ तो उसका एक बार निधिध्यासन, उन्हें उसका मतलब पुनः एक बार उसे फिर रिवाइज करें, है ना, बिना किसी नोट्स वगैरह को लेके। तो ये कहीं ना कहीं याद करने की एक प्रोसेस होती है। चलते नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट आप लोगों के एमसीक्यूज हैं, तो यहाँ पे आप अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करेंगे कि इतनी देर से हम लोगों ने जो वीडियो में जो चीज़ें सीख रहे थे वो हमें याद हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो हमें तो ऐसी अपेक्षा है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इस
आसानी से हमने इस आसान भाषा में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। बाकी अगर कोई गलती हुई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है ना। गलती इंसानों से ही होती है। तो पहला जो क्वेश्चन है उस पर काम करते हो। तो पहला क्वेश्चन है वो है अधिगम कैसी प्रक्रिया है, बताओ। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जी बिल्कुल है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जी बिल्कुल है। मानसिक प्रक्रिया है, जी बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम से तात्पर्य है व्यवहार में परिवर्तन, याद करना, परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। देखो सीटेट में जो ऑप्शंस आते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे ही आते हैं। एक बच्चे के 4 प्रकार के चेहरे होंगे और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है उनमें। तो पहले अगर आंसर आप लोगों को सही करना है तो पहले चारों ऑप्शन को समझा करो और चारों ऑप्शन पढ़ो अच्छे से। तो मनोविज्ञान मानता ही क्या है, मनोविज्ञान ये मानता है अगर आपने कुछ सीखा है तो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम की गति डैश 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 सकती है, रुक सकती है, तेज या मंद हो सकती है, अवरुद्ध हो सकती है। तो मैंने बताया था जब अधिगम की शुरुआत की थी कि अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और कैसी सार्वभौमिक और मानसिक प्रक्रिया है। ये तेज या मंद हो सकती है लेकिन कभी भी रुकती नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आदत, अभिवृत्ति एवं ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है, यह परिभाषा किसकी है। तो आप लोगों ने टिक कर दिया होगा क्योंकि अभिवृत्ति और दृष्टिकोण, नजरिया, ज्ञान और अर्जन करने के बाद भी किसका चेंज नहीं होता है। तो याद आ गया होगा आपको किसको, क्रो का। तो क्रो और क्रो कहाँ हैं, ये हैं। देर न करते हुए तुरंत मारो इन पे टिक और बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सीखने को प्रभावित करने वाला कारक या दशा नहीं है। संपूर्ण परिस्थिति, आर्थिक स्थिति, प्रेरणा, परिपक्वता। जी बिल्कुल ही मैंने बताया मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, परिपक्व भी बच्चे को होना बहुत ज़रूरी है। परिपक्वता के अनुसार ही उसे क्लास में बैठाना चाहिए। देखो आर्थिक स्थिति का इसमें कोई रोल नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप सीख नहीं सकते हैं। जो गरीब बच्चे होते हैं क्या वो पढ़ते नहीं हैं, मेरी नज़र में तो बहुत बहुत अच्छा और करते हैं, है ना। तो आर्थिक स्थिति का कोई इसमें रोल नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सीखने की विशेषता नहीं है। अनुकूलन करना बताया आपको कि अनुकूलन करना होती है, खोज करना भी होता है, नया कार्य करना भी होता है। लेकिन जब जब सीटेट और यूपीटेट में कंठस्थ या याद करने की बात आए, रटंत विद्या की बात आए तो आप उस क्वेश्चन पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। वही क्वेश्चन कैसा होगा, गलत। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 7, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, नया कार्य करना है, व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पे ये सभी वाला सही हो जाएगा। बाकी आप लोगों से मेरी ये हम्बर रिक्वेस्ट है, आप लोगों का अगर हमारे वीडियो से कुछ थोड़ी सी भी अगर 1% भी हेल्प मिलती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का कुछ नहीं जाता है ना कहीं अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलेगा और एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होगी जिससे और हम कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ नेक्स्ट टाइम में आप लोगों को अच्छे से अच्छे ट्रिक के साथ वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना है। तो बेटा देखो हमने क्या बताया था कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं, तो नवीन प्रतिक्रियाएं देगा ही कौन, गुड वर्थ वाला बच्चा, है ना, जिसकी गुड वर्थ होगी। तो गुड वर्थ से क्या हो गया, गुड वर्थ। बस क्वेश्चन खत्म यहाँ से, है ना। लगा दो गुड वर्थ पे टिक, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करके लोग कहाँ जाते हैं, गेट पे भीड़ बढ़ाने, किसके लिए, जॉब के लिए। तो बेटा कौन सा सही हो जाएगा, गेट्स कहाँ है, ये हो गया सही, है ना। अगला क्वेश्चन है सीखने को विकास की प्रक्रिया किसने कहा। अब देखो ये है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए होमवर्क होना चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ना वो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, ठीक है।
तो इसी के साथ ये सेशन होता है कहीं ना कहीं ख़त्म। और अगेन आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल से थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी रिलीज होगा, ये वीडियो देखते रहिए, है ना। तो इनसे बिल्कुल आप लोगों को डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में हेल्प मिलने वाली है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस सेशन एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।